आइए दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय का 5वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख मंडल। आइए पहले हम जानते हैं परिमंडल क्या होता है। परि का मतलब हम सब जानते हैं, परि का मतलब होता है चारों तरफ, मंडल का होता है मतलब स्थान, यानी जो हमारे चारों तरफ का स्थान होता है उसे ही हम परिमंडल बोलते हैं। अब इस परिमंडल के मुख्यतः 3 भागों में हम बांटते हैं। जैसा हमारा पहला है भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब हम जानते हैं भूमंडल क्या होता है। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वह भूमंडल होता है। इसके बाद का है वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी का वह भाग है जो जहाँ पृथ्वी के अनेक प्रकार की गैसें विद्यमान हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी अन्य गैसें जहाँ विद्यमान रहती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अगला हमारा जलमंडल। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। अब ये भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का संक्रमण क्षेत्र, यानी इसे हम समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी ये तीनों जहाँ ये तीनों आपस में स्पर्श करते हैं उस स्थान को ही हम जैवमंडल कहते हैं जहाँ पर जीवन संभव है। देखिए, अब हम यह देखेंगे कि भूमंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। जैसे हमें पता है कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। अब इस भूमंडल में पृथ्वी की भूपर्पटी, चट्टानें, मिट्टी की पतली परतें, इस तरह तमाम प्रकार के जो हैं ये हमारे भूमंडल के अंतर्गत आते हैं। आइए हम आगे अध्ययन करते हैं। पृथ्वी को मुख्यतः हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारा पृथ्वी का स्थलीय भाग होता है जो महाद्वीपों में बटा हुआ है। इस तरह हमारे पृथ्वी पर कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप हैं और जो पृथ्वी का एक बड़ा भाग जो जलाशयों में है जिसे हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। अब इस तरह से हम पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि हम इस मानचित्र में देखते हैं। आइए एक और बात बता दें, जो महासागरों का जलों का स्तर होता है वो हर एक भाग पर समान होता है और यहीं से हम पृथ्वी के उच्चावचन, पृथ्वी का हम ऊंचाइयों का मापन करते हैं। महासागरों का जो जल का सतह होता है उसे हम शून्य मानते हैं और इसके यहीं से जो पृथ्वी के उच्चावच है यानी पर्वत, पठार, शिखर, इन सब की जो हम ऊंचाइयों का मापन करते हैं इसी समुद्र के सतह से करते हैं। आइए मित्रों, हम इस मानचित्र की सहायता से थोड़ा अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे इसके पृथ्वी के मानचित्र पर मुख्यतः 7 प्रकार के महाद्वीप हैं और 5 प्रकार के महासागरों में बांटा गया है। जैसे हम जानते हैं, कुछ फैक्ट हैं, इसको अपने पेन और कॉपी पर लिख लेंगे। जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इसका थोड़ा हम क्रम से अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा सबसे महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, और हमारा सबसे यहाँ कंफ्यूजन होता है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप ये हम अंटार्कटिका को कहते हैं। इसके बाद हमारा यूरोप का नंबर आता है, इसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। इस तरह हमारे इनके क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। आइए हम इन थोड़ा महासागरों का देख लेते हैं। ये एक हमारा ये जो दिख रहा है ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है,
ये है अटलांटिक महासागर है, यहाँ दिख रहा है ये हमारा आर्कटिक महासागर है। ये हमारे 5 प्रकार के कुल महासागर हो गए और 7 प्रकार के हमारे द्वीप हो गए। आइए दोस्तों, हम आज कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। दुनिया में अगर 10 सबसे ऊंचे शिखर हैं तो ये हिमालय पर्वत की ही शिखर चोटियां हैं। इससे हमें पहला फैक्ट ये है कि दुनिया के यानी विश्व की सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है, जिसे हम मेरियाना गर्त कहते हैं। इसकी गहराई 1122 मीटर है। समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से लगभग यानी इसको हम पूरा जोड़ दे तो ये लगभग हमारा पड़ जाता है मैंने 2 किलोमीटर। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये 800 ये लगभग ये 1000, इधर हमारा 1100, यानी लगभग 2 किलोमीटर का पूरा रेंज है। इसके बाद से हम एक यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नायग्रो शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान के जुको ताइबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। पचंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। दोस्तों, ये अभी आपको जो हमने फैक्ट बताए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यह हम अगर विगत कई परीक्षाओं का प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हैं तो अनगिनतों बार ऐसे फैक्ट पूछे गए हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसलिए आप सबसे आग्रह है पेन और कॉपी में इसको जरूर राइट डाउन करें। आइए हम इन 7 महाद्वीपों के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर दिया है। इनका क्रम मैंने चर्चा कर दिया है, वही क्रम से यहाँ दिया भी गया है। हमने बताया भी है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह क्षेत्रफल में ही बड़ा नहीं है, यह जनसंख्या में भी बहुत बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े देशों में से, विश्व के 5 सबसे बड़े देशों में से एशिया में 3 देश ही है, जैसे चाइना, भारत और इंडोनेशिया। यह विश्व के 5 सबसे बड़े देशों में से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देश माने जाते हैं। जैसे हमने पता किया कि इस तरह से हम और फैक्ट देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे एशिया का कुछ भाग यूरोप के कुछ भाग में ही है। जो एशिया और यूरोप एक संपूर्ण भूभाग ही है, लेकिन जो एशिया और यूरोप को जहाँ से अलग होती है वो एक यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत, काला सागर, ये सब होकर के हम एशिया और यूरोप का विभाजन रेखा माना गया है। इसी द्वारा इन दोनों महाद्वीपों को अलग किया गया। इस तरह से इस दोनों भूभाग यानी यूरोप और एशिया के जो पूरे भूभाग है उसे हम यूरेशिया बोलते हैं। जैसे एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के देश रूस है, जो जिसका आधा भाग हमें यूरोप में देखने को मिलता है। आइए हम और भी कुछ फैक्ट पर, तथ्यों पर ध्यान देते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया से तीनों रेखाएं यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं इस अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती। यही कारण है कि इन तीनों रेखाओं के जाने के कारण यही कारण है कि विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप को ही समृद्ध माना गया है। यानी हम देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान यानी सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में ही है।
यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका का मानचित्र देखेंगे तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इनके किन किन भागों से होकर जाती है, तो हमें सारे विषय का जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब हम उत्तरी अमेरिका हमने पूर्व में ही बताया, उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक इससे छोटा, इसके बगल में ही इससे नीचे दक्षिणी अमेरिका है, जो उत्तरी अमेरिका छोटा है। और उत्तरी अमेरिका, यह बात और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दें। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा जल संधि में जानते हैं, पनामा जल संधि के द्वारा बांटा गया है। जहां उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है, उसी तरह दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की सबसे लंबी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, ये जो है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, यह दक्षिण अमेरिका में ही है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अब यहाँ देखिए यहाँ हम बहुत ही भ्रमित रहते हैं कि बड़ी नदी अमेजन नदी, हम पढ़ते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो आज हम आपको स्पष्ट कर दें, बड़ी और लंबी में अंतर होता है। अंतर क्या है? लंबी यानी जो नील नदी है, इसकी लंबाई अमेजन नदी से बड़ी है, लेकिन जो अमेजन नदी का अपवाह प्रतिरूप है, माने अपवाह तंत्र है, यह सब दुनिया में सबसे बड़ा है। आइए हम आगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन करते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, यह सबसे छोटा महाद्वीप है, इसीलिए इसे हमें द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसके बाद से हम अंटार्कटिका महाद्वीप का अध्ययन करते हैं। हमें पता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह बर्फ की मोटी चादरों से सालों साल ढका रहता है। इसीलिए हम द्वीप को बर्फ की द्वीप भी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे देशों की शोध केंद्र संस्थाएं स्थित हैं, जैसे कि भारत के भी शोध संस्थाएं हैं। इसके नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। आइए अब हम अगला हमारा टॉपिक है जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह का, जलमंडल के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल का भाग है, 29% स्थल भाग है। जलमंडल में जल के सभी प्रतिरूप जैसे महासागर, नदियां, हिमनद, भूमिगत, यह पूरे जितने हैं, यह सब क्या है? नदी के जल स्रोत हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% यानी 97% से अधिक भाग महासागरों में, जो पूरे पृथ्वी पर जितना जल पाया जाता है उसका 97% भाग महासागरों में पाया जाता है, जो कि अत्यधिक खारा है और हमारे उपयोग में नहीं है। बचा 3% भाग में से 2% भाग हमें ग्लेशियर यानी बर्फ, ग्लेशियर के रूप में, यानी बर्फ के रूप में हमें मिलता है। और बचा 1% भाग जो कि हमारे भूमिगत जल, नदी जल, तालाब जल, इसके रूप में पाया जाता है। इस तरह आज हमने संपूर्ण विषय पर चर्चा किया, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पृथ्वी का परिमंडल, यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम अगर इस चैप्टर से देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट, हमारे द्वारा बताए गए बहुत सारे फैक्ट आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के पेपर से मिल जाए। इसलिए आप सबसे आग्रह है, जब भी कक्षा चले, जब भी हम सुन रहे हों, तब हम ध्यान से सुने और हम उसे कॉपी पेन में राइट डाउन जरूर कर लें। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा यह प्रयास आप सबको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।